हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज हम MPPA 004 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बनाऊं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द पंडिता रमाबाईज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स वुमेन्स इमेंसिपेशन, यानी कि महिलाओं के उद्धार में पंडिता रमाबाई का योगदान। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में जब इंडिया में वुमेन की कंडीशन काफ़ी पुअर हुआ करती थी, बहुत सी लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी, चाइल्ड मैरिज जो था वो कॉमन था और विडोज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। ऐसे समाज में पंडिता रमाबाई ने वुमेन के राइट्स, एजुकेशन और डिग्निटी के लिए काम किया था। ठीक है, इसी वजह से उन्हें मॉडर्न इंडिया की लीडिंग वुमेन रिफॉर्मर्स में भी गिना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। देन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वुमेन्स इमेंसिपेशन, तो इसमें है महिला शिक्षा का प्रसार। तो देखो स्टूडेंट्स, पंडिता रमाबाई का मानना था कि अगर किसी वुमेन को ट्रूली एम्पावर करना है तो सबसे पहले उसे एजुकेट करना होगा, है ना। उस समय सोसाइटी में ये सोचा जाता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रमाबाई ने इस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन से वुमेन अपने राइट्स जो होते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो समझ सकती हैं, है ना, अपने डिसीज़न खुद ले सकती हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ जी भी सकती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वुमेन्स फ्रीडम। ठीक है, क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्कल सोशल प्रैक्टिसेस, तो इसका मतलब क्या है, पितृसत्तात्मक प्रथाओं की आलोचना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अब पैट्रियार्की का मतलब समझ लो पहले। ठीक है, पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहाँ ज़्यादा पावर जो होता है वो मैन के पास होता है ना, और वुमेन को सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है। तो पंडिता रमाबाई ने उन सोशल प्रैक्टिसेस को विरोध किया, ठीक है, जो वुमेन को दबाती थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया। ओके, ये रहा, चाइल्ड मैरिज हो गया, एजुकेशन, वुमेन को एजुकेशन से वंचित रखना, है ना, तो एजुकेशन टू वुमेन, विडोज़ के साथ भेदभाव हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और वुमेन की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन। तो उन्होंने सोसाइटी को बताया कि ये प्रैक्टिसेस वुमेन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, वर्क फॉर विडोज़, विधवाओं के लिए कार्य। तो हाँ देखिए, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। बाल विवाह का विरोध, उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा का विरोध किया। उनका मानना था कि कम आयु में विवाह लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इन्होंने समाज को इस कुप्रथा के परिणामों से अवगत कराया है। उन्होंने बाल विवाह पे भी रोक लगाने की मांग की थी। थर्ड है हमारा विधवाओं के लिए कार्य, है ना, विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य, वर्क फॉर विडोज़। तो स्टूडेंट, ये पंडिता रमाबाई का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उस समय स्पेशली चाइल्ड विडोज़ की कंडीशन बहुत पेनफुल थी। उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता था और उनके पास एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रमाबाई ने 1889 में, ठीक है, 1889 में श्रद्धा सदन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये रहा 1889 में, टू प्रोवाइड एजुकेशन, शेल्टर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू विडोज। द इंस्टीट्यूशन हेल्प मैनी वुमेन रिबिल्ड देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये रहा, इस्टेब्लिश श्रद्धा सदन इन बॉम्बे 1889। ठीक है, तो 1889 में श्रद्धा
सदन इस्टेब्लिश किया था। तो श्रद्धा सदन में क्या आता है, विडोज़ को शेल्टर दिया जाता था, एजुकेशन दी जाती थी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि उन्हें दोबारा एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका दिया जाता था। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुक्ति मिशन, यानी कि मुक्ति मिशन की स्थापना। ठीक है, मुक्ति मिशन की स्थापना। तो पंडिता रमाबाई ने पुणे के पास मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, है ना। उन्होंने पुणे के निकट केंड गांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। ये संस्था अनाथ बालिकाओं, विधवाओं तथा असहाय महिलाओं को आश्रय, शिक्षा और रोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करती थी। इस संस्था ने हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। ओके, तो देखिए पंडिता रमाबाई फाउंडेड द मुक्ति मिशन एट केडगांव नियर पुणे। तो इसमें क्या है, पंडिता रमाबाई ने, पहले तो हमें इतना पता है कि पंडिता रमाबाई ने पुणे के पास मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। अब सवाल ये है कि मुक्ति मिशन होता क्या है। ये जो हम मुक्ति मिशन बोल रहे हैं इसको बोलते क्या है, क्या मतलब क्या होता है उसका। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो विडोज़ को सपोर्ट करता है। ओके, और जो ऑर्फन गर्ल्स होती थी, ठीक है, मेरा जो ऑर्फन गर्ल्स हो गई या डेस्टिट्यूट वुमेन की हेल्प करता था। ठीक है, ऑर्फन गर्ल्स को सेटलर देता था। ठीक है, उन्हें रहने के लिए आवास देता था। तो और एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, यानी कि मुक्ति मिशन सिर्फ रहने की जगह नहीं था बल्कि वुमेन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का एक सेंटर था। ठीक है, अब सेंटर, अब 5th पॉइंट पे आते हैं, एडवोकेसी थ्रू राइटिंग्स, लेखन के माध्यम से जागरूकता। तो पंडिता रमाबाई सिर्फ सोशल वर्कर ही नहीं थी बल्कि एक पावरफुल राइटर भी थी। उनकी फेमस बुक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो 1887 में बनी, इस्टेब्लिश हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, इस लाइन को आपको याद रखना है। हर फेमस बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1887 में, हाईलाइटेड द मिसरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी। तो इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इंडिया सोसाइटी में वुमेन, स्पेशली हाई कास्ट वुमेन और विडोज़, किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करती हैं। इस किताब ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन्स इशू की तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया था। तो सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी राइटिंग को सोशल रिफॉर्म का एक वेपन बना लिया था। ठीक है, एनकरेज द वुमेन सेल्फ रिलायंस, महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, अब देखो रमाबाई का मानना था कि सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है, है ना। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला है। तो यानी कि एनकरेजमेंट ऑफ वुमेन्स सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि रमाबाई का मानना था कि सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है। रमाबाई एम्फेसाइज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एज अ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन, यानी कि रमाबाई का मानना था कि सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है। अगर वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उनकी फ्रीडम अधूरी रहेगी, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस किया था। वुमेन को ऐसे स्किल्स सिखाए गए जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, है ना, एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑफ मेल फैमिली मेम्बर्स, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बन सके, किसी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहे। ये आइडिया आज के कंसेप्ट को वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी मिलता जुलता है ना। Pioneer of women's rights. She advocated equality, dignity and freedom for women. Her ideas challenged the
prevailing social norms and inspired later generation of reforms and women's rights activists in India। तो पंडिता रमाबाई वुमेन की इक्वलिटी, डिग्निटी और फ्रीडम की सपोर्टर थी, ठीक है। उन्होंने सोसाइटी की ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया और वुमेन को अपने राइट्स के प्रति अवेयर किया, ठीक है। अपने राइट्स के प्रति सारे वुमेन्स को उनके राइट्स के प्रति उन्हें अवेयर किया। आज इंडिया में जो वुमेन्स राइट्स मूवमेंट देखने को मिलते हैं, उसकी फाउंडेशन रखने वाला जो रिफॉर्मर्स में जो आती हैं वो पंडिता रमाबाई का नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो इसीलिए उन्हें पायनियर ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया कहा जाता है। ओके, यानी कि महिला अधिकारों की अग्रदूत या महिला अधिकारों की समर्थक। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के समान अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता की वकालत की। उन्होंने पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति, उनके राइट्स के प्रति उन्हें अवेयर किया, उन्होंने जागरूक किया। क्रिटिकल असेसमेंट यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो स्टूडेंट देखो, एग्ज़ाम में थोड़ा बैलेंस्ड व्यू देना हमेशा अच्छा होता है। तो पंडिता रमाबाई critical assessment. While Pandita Ramabai's conversion of Christianity generated controversy among some sections of society, her commitment to women's welfare remained unquestionable। तो देखो, पंडिता रमाबाई के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने को लेकर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बावजूद एक बात क्लियर है कि उनका मेन फोकस वुमेन की वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट पे था, है ना। तो उनका रिफॉर्म्स रिलीजन से ऊपर उठाकर मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए था, ठीक है। तो उनके रिफॉर्म्स रिलीजन्स के ऊपर उठकर मार्जिनलाइज्ड वुमेन की लाइफ इम्प्रूव करना था। ओके, कंक्लूजन। पंडिता रमाबाई ने वुमेन एजुकेशन, तो देखो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि पंडिता रमाबाई ने वुमेन एजुकेशन, विडो वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन्स राइट्स के फील्ड में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? पंडिता रमाबाई ने वुमेन एजुकेशन, विडोज़ वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म्स, वुमेन्स राइट्स के फील्ड में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने वुमेन को सिर्फ सिंपैथी नहीं दी, बल्कि एजुकेशन, सेटलर और सेल्फ रिलायंस के थ्रू उन्होंने एम्पावर किया। इसी वजह से पंडिता रमाबाई को मॉडर्न इंडिया में वुमेन्स इमेंसिपेशन की पायनियर माना जाता है। उनके एफर्ट्स ने इंडिया वुमेन्स मूवमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी और आज भी उनके आइडियाज़ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहा है, ठीक है। तो देखो, कंक्लूजन में एक लाइन ज़रूर लिखना, पंडिता रमाबाई ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ काउंटलेस वुमेन एंड लेड द फाउंडेशन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये लाइन है ना, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी आपको जो याद हो जाए आप वो लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर। तो देखो, वी.डी. सावरकर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रो लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना एक बेसिक बात समझ लो, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, है ना, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं या बोलते हैं, तो जनरली हमारे माइंड में कंट्री, टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रीडम आती है। लेकिन सावरकर नेशनलिज्म को थोड़ा डिफरेंट वे में समझते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे में देखते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग नेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं होता है, बल्कि एक कल्चरल कम्युनिटी भी होता है, ठीक है।
कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी मिलकर एक नेशन बनाते हैं। इसी वजह से सावरकर के नेशनलिज्म को अक्सर कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए अब उनके नेशनलिज्म की मेन फीचर्स को देखते हैं। पहला है कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये सावरकर का नेशनलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो देखो स्टूडेंट्स, सावरकर का मानना था कि किसी भी नेशन को जोड़ने वाली सबसे बड़ी फोर्स उनकी कल्चर होती है। सिर्फ एक जोग्राफिकल बाउंड्री या गवर्नमेंट नेशन नहीं बना सकती है ना। सिर्फ एक जोग्राफिकल बाउंड्री या गवर्नमेंट एक नेशन नहीं बना सकती है। लोगों को एक नेशन तब बनाया जा सकता है जब उनके पास कॉमन ट्रेडिशन हो, कॉमन वैल्यूज़ हो, कॉमन कस्टम्स हो, कॉमन हेरिटेज हो, है ना। तो सावरकर कहता है कि भारत की जो सिविलाइजेशन है हज़ारों साल पुरानी है और इसी शेयर्ड कल्चर ने लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी दी है। तो सिंपल वर्ड में अ कॉमन कल्चर क्रिएट्स अ कॉमन नेशन, ठीक है। देखो ये याद रखना। सेकंड पॉइंट है कंसेप्ट द हिंदुत्व की अवधारणा। तो अब हम आते हैं सावरकर का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट हिंदुत्व, ठीक है। द सेंट्रल फीचर ऑफ सावरकर नेशनलिज्म वॉज द idea of Hindutva. He argued that Hindutva was not merely a religion concept but a cultural and national identity. A person, according to him, was a Hindu if he regarded India as both his fatherland and holy land, ठीक है। तो देखो अब समझो, एग्ज़ाम में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व को सिर्फ रिलीजन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है, नेशनल आइडेंटिटी थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि यानी कि फादरलैंड और पुण्य भूमि यानी कि होली लैंड मानते हैं वही हिंदू हैं, ठीक है। यानी कि सावरकर नेशन को कल्चरल बिलोंगिंगनेस के बेसिस पर डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के बाद में इंडिया पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म की डिबेट्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, हिंदुत्व की अवधारणा। भारत को जो व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता है वही हिंदू होगा, ये सावरकर ने कहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साझा इतिहास और गौरव यानी कि कॉमन हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो स्टूडेंट देखो, सावरकर का मानना था कि हिस्ट्री नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट सावरकर का मानना था कि हिस्ट्री नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सावरकर ने भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उनका विश्वास था कि राष्ट्र की शक्ति उसके इतिहास और परंपराओं के प्रति सम्मान में निहित होती। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान को राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण आधार माना, ठीक है। कॉमन हिस्ट्री एंड हेरिटेज। सावरकर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ शेयर्ड हिस्टोरिकल पास्ट। तो देखो, अगर किसी सोसाइटी में लोग अपने हीरोज़ को याद रखें, हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स को समझें और अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करें, तो उनमें नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। सावरकर चाहते थे कि इंडियंस अपनी ग्लोरियस पास्ट को याद रखें और उससे इंस्पिरेशन ले, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री से पास्ट को पढ़ने के लिए नहीं होती है बल्कि फ्यूचर्स को एक सेव के लिए होती है ना, एक सेव बनाने के लिए होती है। नेशनल यूनिटी
यानी कि राष्ट्रीय एकता। तो सावरकर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिटी नेशन बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के नाम पर डिविजन्स नेशन को वीक बना सकता है ना। कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। ही स्ट्रेस्ड the need for a strong and united nation and consider national interest superior to sectional और communal interest। यानी कि इसीलिए उन्होंने उनका मानना था कि कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के नाम पर डिवीज़न नेशन को वीक बना सकता है। इसलिए उन्होंने नेशनल यूनिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनके अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट शुड बी अबव सेक्शनल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी देश का हित सबसे पहले आना चाहिए। सावरकर के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड और यूनाइटेड सोसाइटी ही स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकती थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड मिलिट्राइज्ड नेशन, शक्तिशाली एवं सैन्य रूप से सक्षम राष्ट्र। ठीक है, शक्तिशाली और सशक्त रूप की अवधारणा, ये भी कह सकते हैं। तो देखो ये पॉइंट्स ना सावरकर को गांधी जी जैसे थिंकर से अलग बनाता है। जहाँ गांधी जी नॉन वायलेंस पर एम्फेसाइज देते हैं, वहीं सावरकर नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं। उनका मानना था कि वीक नेशंस सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेंथ ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने यूथ को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए इंस्पायर किया। तो सिंपल लैंग्वेज में सावरकर बिलीव्ड दैट अ स्ट्रांग नेशन कैन प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम एंड सोवरेनिटी। राजनीतिक यथार्थवाद यानी कि पॉलिटिकल रियलिज्म। अब इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट है। सावरकर आदर्शवाद की अपेक्षा व्यवहारवादी राजनीति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए उनके राष्ट्रवाद में राजनीतिक यथार्थवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पॉलिटिकल रियलिज्म। अनलाइक मैनी idealist thinker, सावरकर adopted a practical and realistic approach to politics। तो देखिए पॉलिटिक्स रियलिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। सावरकर आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स के बजाय प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि पॉलिटिक्स में डिसीजन इमोशंस के बेसिस पे नहीं होते, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे होने चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ज़रूरी है। तो इसी वजह से उनके पॉलिटिकल थॉट्स में रियलिज्म का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स एंड इक्वालिटी, सामाजिक सुधार और समानता। तो देखो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सावरकर सिर्फ नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सावरकर सोशल रिफॉर्म्स के भी सपोर्टर थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी को विरोध किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया, सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो उनका मानना था कि अगर सोसाइटी इंटरनली डिवाइडेड रहेगी तो नेशनल कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए सोशल यूनिटी को भी उन्होंने नेशन बिल्डिंग का इम्पोर्टेंस पार्ट माना। तो सिंपल वर्ड्स में सोशल यूनिटी स्ट्रेंथन्स नेशनल यूनिटी। ओके, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। देखो अब थोड़ा ना बैलेंस्ड व्यू समझते हैं। पॉजिटिव साइड इसका क्या है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि सावरकर का हिंदुत्व बेस्ड नेशनलिज्म इंडियन सोसाइटी की रिलीजन डाइवर्सिटी को फुल्ली अकोमोडेट नहीं करता। ठीक है, क्रिटिक्स कहते हैं कि नेशन को प्राइमरली कल्चर रिलीजन्स टर्म्स में डिफाइन करने से इनक्लूसिवनेस की चैलेंज आ सकती है। लेकिन सपोर्टर्स का मानना है कि सावरकर का मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल यूनिटी
और कल्चर आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना था। ठीक है। कंक्लूज़न, वीडी सावरकर का राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक एकता, हिंदुत्व, राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक सुधार और सशक्त राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित था। उनके विचार ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की बहस को नई दिशा प्रदान की। तो देखो, वीडी सावरकर का नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, कॉमन हिस्ट्री, नेशनल यूनिटी, पॉलिटिक्स, रियलिज्म, सोशल रिफॉर्म्स और सोशल स्ट्रेंथ पर बेस्ड था। उन्होंने नेशन को सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि कल्चरल कम्युनिटी के रूप में देखा। उनके आइडियाज़ ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डीपली इन्फ्लुएंस किया और आज भी नेशनलिज्म पर होने वाले डिस्कशन में उनका नाम बहुत इम्पोर्टेंस रखा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको ये लाइन ज़रूर लिखना है। सावरकर envisioned a strong, culturally united and self-conscious nation where common heritage, national pride and social unity formed the foundation of nationalism। ठीक है। सावरकर भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन के एक महत्वपूर्ण विचारक माने जाते थे। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वीडी सावरकर ने नेशनलिज्म की मेन फीचर्स को डिटेल्स में समझा। हमने देखा कि सावरकर ने नेशनलिज्म को सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे कल्चरल यूनिटी, कॉमन हिस्ट्री, नेशनल प्राइड और सोशल रिफॉर्म्स से जोड़कर देखा। उनके विचारों ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक थॉट को गहराई से प्रभावित किया और आज भी नेशनलिज्म पर होने वाली डिबेट्स में उनकी रिलेवेंस बनी हुई है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो नोट्स ज़रूर बनाइए और रिवीजन के लिए मेन जो पॉइंट्स हैं उसको एक बार दोबारा पढ़िए। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। ठीक है। चलिए, थैंक यू।